नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण एक शॉर्ट में पाथ फाइंडर सेशन है साथियों, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की तैयारी के लिए। साथियों, भूगोल की तैयारी कैसे करें, कैसे एक इफेक्टिवनेस के साथ तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन सी प्रमाणित पुस्तकें पढ़ें, सिलेबस को कैसे रिवाइज करें, साथ में कैसे ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तकों को हम शॉर्ट में रिवाइज करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हाईलाइट करना है, इस बारे में एक शानदार ये छोटा सा सेशन, बहुत महत्वपूर्ण सेशन, एक पाथ फाइंडर सेशन साथियों हम लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी को सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने की मैं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि साथियों आप सभी ने लगभग ने जो तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के पास नोट्स पहुंच चुके हैं और सभी विद्यार्थियों का अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि समय आपको बहुत शानदार पर्याप्त समय इस तैयारी में मिला है। और हाल ही में जो सेट एग्जाम हुआ है, रिजल्ट जल्द ही आप सभी का आ जाएगा। सेट एग्जाम के सभी देने वाले सभी विद्यार्थियों को कहूंगा साथियों, लग जाइए, जम के लग जाइए, खूब जम के मेहनत कीजिए और शानदार एक ऐतिहासिक आप सभी के सामने भर्ती है। क्योंकि ये भर्ती साथियों, पहले जो वैकेंसी थी 23 सीट थी, फिर 96 सीट आई जिसका अभी इंटरव्यू होना बाकी है, और अभी जो सीट आई है 74, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी सीटें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में लगातार भर्ती आ रही है। जब लगातार भर्ती आती है असिस्टेंट प्रोफेसर में 74 96 के आसपास सीटें रहती है, तो ये बड़ी वैकेंसी मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो एक शानदार गोल्डन अवसर है साथियों, इसको अगर स्मार्टनेस के साथ आपने जी लिया, अगले 4 महीने अच्छे से जी लिए स्मार्टनेस के साथ, तो साथियों कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। उससे पहले साथियों हम बात करें पूरा कंप्लीट में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, कैसे क्या आपको करना है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम साथियों इंदौर शहर में, है ना, काफी पहले जो सेशन करने वाले थे वो सेशन अब हम कर रहे हैं इंदौर में। सभी भूगोल के विद्यार्थियों का एक शानदार महासंगम, एक स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह, जिनका हाल ही में नेट जेआरएफ हुआ, जिनका हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर एक मीटअप है साथियों। और ये शानदार स्नेह मिलन इंदौर में अपना जो इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, इसमें हम मिलने वाले हैं। अपनी डेट क्या है, डेट साथियों यहाँ पर दे नहीं रखी है, आपके ग्रुप में आ जाएगी। ये डेट है 29 मार्च, 29 मार्च, मतलब इसी नेक्स्ट संडे को, मान लीजिए नेक्स्ट संडे को हम मिल रहे हैं। टाइम रहेगा सुबह 11 बजे साथियों, ठीक है, 11 बजे आप सभी का टाइम रहेगा। आप सभी को पहुंचना है। भूगोल के तमाम विद्यार्थी जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जो है अभी सेट एग्जाम दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ओपन, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एक खुला मंच है। आप सभी को यहाँ पर आना है। और जो भूगोल के विद्यार्थी जो आएंगे, जिनको पता नहीं है, वो सब अपने यार दोस्तों तक ये सूचना पहुंचाइए साथियों, क्योंकि समय अपने पास एक सप्ताह का है और इस एक सप्ताह में हमें ये शानदार कार्यक्रम, भव्य दिव्य भूगोल महासंगम सभी भूगोल के विद्यार्थियों का करने वाले हैं। दूसरा साथियों, सबसे बड़ा जो मेरा आने का कारण इंदौर में, वो है आप सभी का विश्वास, प्यार, क्योंकि साथियों यहाँ पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के साक्षात्कार जो मॉक इंटरव्यू है उसके सेशंस आयोजित होंगे। तो साक्षात्कार की कार्यशाला 29 मार्च को 2 बजे के बाद रहेगी। 2 बजे से पहले अपना भूगोल महासंगम रहेगा, ठीक है साथियों। और 3 से 4-5 दिन मैं इंदौर ही रहूंगा। इंदौर में अपना ये शानदार कार्यक्रम, साक्षात्कार कार्यशाला का, भूगोल महासंगम का हम करने वाले हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 74 सीट है, भूगोल के आप सभी विद्यार्थी हैं। चूंकि भूगोल, अगर विषय की बात करें साथियों, बहुत बड़ा रोल है विषय का, है ना। आपके 800 नंबर के रिटर्न का पेपर होगा, उसमें भूगोल के 150% आएंगे। आप सब लोग जानते हैं 150 प्रश्न आएंगे और मार्क्स होंगे यहाँ पर साथियों 600 मार्क्स के। ये भूगोल विषय की बात कर रहा हूँ, जीके को हटा देते हैं तो 200 मार्क्स जीके के, 600 मार्क्स आपके भूगोल के, टोटल आज 800 मार्क्स हो गए। तो साथियों इसमें 600 मार्क्स में से आपको एक टारगेट लेके भी चलना है कि एट एनी कॉस्ट आप जो है 500 के आसपास सिक्योर, अपने आप को सिक्योर करने के लिए 500 प्लस का टारगेट लेके चलें, ठीक है। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है। भूगोल प्लस दोनों मान लो जीके को मिलाकर अगर लें, ठीक है, भूगोल में इतना स्कोर नहीं जाता है। मैं मतलब दोनों की, ये जो मैंने 500 प्लस बताए, दोनों को मिलाकर बताए, ठीक है। तो भूगोल में अगर हम लें तो एट एनी कॉस्ट मान लो अपन कैसे भी करके मान लो 400 प्लस,
450 प्लस, 400 प्लस। मैं टारगेट हमेशा बड़ा ही देता हूं, ठीक है, बड़ा टारगेट ही लेना है, कभी छोटा टारगेट लेना नहीं है। तो जो भी अपने भूगोल के मार्क्स है इसमें मैक्सिमम खींचना है, जितना आप खींच सको उतना शानदार खींचना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भूगोल भी इधर काम आना है और उधर आपके जीके में भी काम आना है। तो एक यूनिट तो आपके दोनों तरफ काम आनी है। अब साथियों होता क्या है, प्रभावी तैयारी कैसे करें भूगोल की, मैंने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, हजारों विद्यार्थियों को देखा है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, विद्यार्थी पढ़ते हैं, एग्जाम में पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, डायरेक्शन उनकी सही नहीं होती, वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं, वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिलेबस उठा लिया, नोट्स लिया है, किताबें लिया है, बस पढ़ रहे हैं। हाँ, आज भू आकृति विज्ञान पूरा कर लिया, आज क्लाइमेटोलॉजी पूरा कर दिया है ना, कल सेटलमेंट ज्योग्राफी पूरा कर लिया, आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं साथियों, इफेक्टिव तैयारी नहीं कर रहे हैं। कैसे इफेक्टिव तैयारी होगी, ड्यूटी पूरी करने से नहीं होगी। इफेक्टिव तैयारी के लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण है आपके पास जो सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की रग रग आपको पता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का सरलीकरण होना चाहिए। सरलीकरण का मतलब है जो सिलेबस है उस सिलेबस में कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, पाठ्यक्रम की प्रत्येक टॉपिक आपके जुबान पर होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा याद होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए कि क्लाइमेटोलॉजी में ये टॉपिक है, सेटलमेंट में ये टॉपिक है, मान लीजिए रीजनल ज्योग्राफी में ये है, इंडियन ज्योग्राफी में ये है, ये सारे टॉपिक आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तब क्या होगा, जब भी मान लो अखबार भी आप पढ़ेंगे ना, कोई करंट की न्यूज भी आएगी ना, आपका माइंड वहां से क्लिक करके क्वेश्चन को उठा लेगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का सरलीकरण और टॉपिक आपको सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक सरलीकृत पाठ्यक्रम जो एमपीपीएससी ने डाल रखा है वो तो डाल रखा है, उसका एक अलग रूप जो आपने अपने हिसाब से उसको मैनेज किया है, वो एक सरलीकृत रूप आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, और वो टॉपिक जो सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए। पहली प्राथमिकता यह है इफेक्टिवनेस तैयारी की। जब सिलेबस आपको पूरा पता होगा तब सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है इफेक्टिव तैयारी का, फर्स्ट पार्ट है जब सिलेबस आपके माइंड में है, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक आपके माइंड में है। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं हम यहां पर पीवाईक्यूज पर। ठीक है, पीवाईक्यूज क्यों साथियों, आप सब लोग देखो, इससे पहले आपके दो बड़े पेपर, मैं दो वैकेंसी की बात कर रहा हूं, उससे पहले जो हुआ मुझे जानकारी में नहीं है, जो राजेंद्र और सब लोग ये 23 सीटों वाले जो लोग 23 सीट वाले लोग सेलेक्ट हुए, नारायण, राजेंद्र, तेज प्रकाश कुशवाहा, सुनील कुमार धाकड़, है ना, ये सब लोग सेलेक्ट हुए। तो 23 सीट जो थी, 23 सीट थी, उनने जो पेपर दिया, अभी जो 96 के इंटरव्यू होने, इन्होंने जो पेपर दिया, जो लास्ट पेपर हुआ है, ठीक है, ये दोनों पेपर आप उठाओ, केवल एमपीपीएससी के पेपर उठाओ। ठीक है, हरियाणा आरपीएससी राजस्थान और यूपी के पेपर तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें केवल एमपीपीएससी का पेपर उठाना है। ठीक है, एमपीपीएससी का पेपर उठा लिया, आप क्या करो, एक इधर यूनिट को उठाओ, यूनिट फर्स्ट लिया आपने, ठीक है, यूनिट मान लीजिए फर्स्ट ली, फर्स्ट से किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट से पीवाईक्यू कैसे आए हैं, फर्स्ट में भी जैसे मान लो जियोमॉर्फोलॉजी लिया या थॉट लिया आपने, तो उसका टॉपिक लो कि जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है ना, इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो केवल ज्वालामुखी से पिछली लास्ट दो भर्तियों में, लास्ट दो जो वैकेंसी है उनमें क्वेश्चन कैसा आया है। ठीक है, मान लीजिए ज्वालामुखी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसका लेवल क्या, उसका ट्रेंड क्या है ना, पूछा गया है तो खोजना है, थोड़ी मेहनत करनी है। देखो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इफेक्टिवनेस तैयारी कैसे करें, इसमें ड्यूटी पूरी नहीं होती, ये पूरी एक्टिवनेस की तैयारी होती है। आपका माइंड हमेशा एनालिसिस विश्लेषण करता हुआ आगे बढ़ता है, हर एक टॉपिक पर, हर एक यूनिट पर। ठीक है, यहां पर ड्यूटी पूरी नहीं होती है, अलर्टनेस है। ठीक है, पूरी जागरूकता के साथ तैयारी करते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय लगता है। अब आप ऐसे 2 भर्तियों की वैकेंसी को मान लीजिए आपने एक साथ जो है पेपर, वो क्वेश्चन, उस टॉपिक यूनिट का भी टॉपिक आपने समझ लिया, उसके क्वेश्चंस को देख लिया, तो साथियों आपके माइंड में हर एक टॉपिक का एक इमेज बनेगा, क्वेश्चंस के लेवल का इमेज बनेगा, कैसा पूछा गया वो आपके माइंड में इमेज बनेगी। अब जब आप इस यूनिट का ये टॉपिक, चाहे प्लेट विवर्तनिकी हो, चाहे किस्टोलर की थ्योरी हो, वोन थुनेन का सिद्धांत हो, जब आप पढ़ने बैठेंगे साथियों, ये चीज आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। जब भी आप नोट्स रिवाइज करेंगे, जब भी आप कोई प्रमाणित पुस्तक पढ़ेंगे, तो वो थॉट प्रोसेस आपकी उन क्वेश्चनों के हिसाब से चलेगी। क्योंकि अभी 4 महीने में कम से कम 7 बार रिवीजन करना है, 5 बार रिवीजन करना है, 6 बार करना है, 7 बार करना है।
ठीक है। तो हर बार तो आप पीवाईक्यू लेके बार बार तो नहीं बैठोगे, लेकिन कम से कम एक या दो बार जब आपने साथ साथ में पीवाईक्यू मैच कर लिए, तो फिर आप जब पढ़ोगे, चाहे कुछ भी रिवाइज करोगे, वो पीवाईक्यू आपके माइंड में छपे रहेंगे, वो क्वेश्चन कैसा आया था वो छपा रहेगा। ठीक है, ये सबसे मैं हमेशा हर विद्यार्थी को यही कहता हूं कि तरीका यही है, शुरुआत इसी प्रकार करो। शुरुआत कठिन होती है, संघर्ष करना पड़ता है, समय लगता है, थोड़ा सा धैर्य पैसेंस भी रखना पड़ता है इस प्रोसेस में। अब इसके बाद आप जा सकते हो, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास बाद में आएगा, प्रमाणित पुस्तकें। ठीक है, प्रमाणित पुस्तकें जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, ये प्रमाणित पुस्तकें जैसे वही सविंदर सिंह हो गए, है ना, DS लाल हो गए, और कुछ अभी जो चर्चा करेंगे हम अलग अलग, जैसे माजिद हुसैन साहब की किताब होगी अलग अलग। ठीक है, तो ये प्रमाणित पुस्तकें एक बार, है ना, सारे विद्यार्थी, जब तक मैंने नोट्स लॉन्च नहीं किए तब तक हंगामा मचा दिया कि सर दे दो दे दो दे दो, लेकिन नोट्स हमेशा रिवीजन के लिए होते हैं, नोट्स हमेशा शॉर्ट रिवाइज के लिए होते हैं, नोट्स हमेशा टू द पॉइंट पढ़ने के लिए होते हैं। नोट्स बहुत अधिक गहराई से विषय की समझ को विकसित नहीं करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होने का फायदा तभी है जब कम से कम आपके कम से कम दो बार या एक बार यहां पर आपकी प्रमाणित पुस्तकें पढ़ी हुई हो, जो ऑथेंटिक रेफरेंस बुक्स जो है आपने पढ़ रखी हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपने चीजों को पढ़ रखा है, फिर वो कैसे समराइज हुआ नोट्स में, तब उसका महत्व आपको पता चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ये मेहनत, ठीक है, ये संघर्ष है ना, ये जो मेहनत कस जो तैयारी है, ये आपको करनी ही पड़ेगी। शॉर्ट में चलोगे, देखो समय बहुत पर्याप्त है। MPPSC का सिलेबस, जो भूगोल का सिलेबस में देखूं, मुझे जीके का नहीं पता है, भूगोल का सिलेबस देखिए बहुत छोटा है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, केवल 2 मॉड्यूल में आपने निकाले, लगभग सारा कवर हो गया इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये प्रोसेस करना है। अब जब सारे PYQ के साथ सारा आपने मान लीजिए एक बार ये अच्छे से पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज कर लिया, एक दो बार प्रमाणित पुस्तकें पढ़ ली, अब आप नोट्स पे जा सकते हैं। अब नोट्स की परीक्षा होनी चाहिए, है ना। नोट्स जो हैं आपके पास, चाहे मेरे नोट्स हो, किसी और अदर फैकल्टी के नोट्स हो, किसी भी संस्थान के नोट्स हो, ये आपका परीक्षण करना चाहिए। आंखें बंद करके किसी भी नोट्स पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, जो भी नोट्स है आपने खुद ने बना रखे हैं, उसका भी परीक्षण करना है। वो परीक्षण कैसे होगा? PYQs के आधार पर। ठीक है, कि जो PYQs है, जो अप्रोच क्वेश्चंस आए हैं, वो पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं उसमें से, या क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है ना, वो सारे आपके द्वारा देखा जाना चाहिए। उसमें परीक्षण करना चाहिए कि ये सारे PYQ से वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में ये सारी चीजें करने के बाद हमें इस प्रोसेस पे आना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस है कि जितना हो सकता है टेस्ट दो, जितना हो सकता है डेली आप प्रयास करो, है ना, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन निकाल पाओ, है ना। यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चंस निकालो, खुद पढ़े हैं। वस्तुनिष्ठ भूगोल अपन ने निकाली है, खूब सारे PYQs मैंने हरियाणा AP, UP AP, राजस्थान AP, ठीक है, MP AP, मध्य प्रदेश MP, इन सब के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ भूगोल में सारे क्वेश्चंस डाल दिए। ठीक है, उससे आप कर लो। क्वेश्चंस आपके पास खूब है, बस करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये अभ्यास नोट्स के साथ होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, नोट्स को पढ़ रहे हो। और साथियों देखो, सब विद्यार्थी जानते हैं कि प्रमाणित पुस्तकें, रेफरेंस बुक किताबें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको एक या दो बार ही पढ़ा जाता है। लेकिन नोट्स इतने शॉर्ट समराइज होते हैं, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं कि कम से कम एग्जाम से पहले वो कम से कम 5 बार रिवीजन उनका होना चाहिए। ठीक है, विथ अभ्यास, केवल अकेला पढ़ने से नहीं होगा, विथ अभ्यास, विथ प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आप निकाल पाए। ठीक है, ये प्रोसेस, ये इफेक्ट, इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस, इसकी प्रभाविता, इसकी उपयोगिता तब आएगी जब आपने पहले ये होमवर्क करके फिर वहां पहुंचे हो। विद्यार्थी सीधा यहां पर पहुंच रहे हैं, सीधा यहां पर पहुंच रहे हैं, ये केवल शॉर्टकट है ना। ये शॉर्टकट में, है ना, बहुत कम लोग जीत पाते हैं, या जिसकी, है ना, जो कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट होता है, जिसका टैलेंट बहुत हाई लेवल का होता है कि जो भी नोट्स में लिखा सब उसने याद कर लिया, वही विद्यार्थी पहुंच पाता है। साथियों, यहां से, इस प्रोसेस से होते हुए आपको यहां तक पहुंचना है, तब 600 में से मेरी गारंटी है, मेरे पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहां से आया, मैंने बोला था, पढ़ा था, क्लास में आपको पढ़ाया था, या आपके नोट्स में था, या आपकी टेस्ट सीरीज में था, कहीं ना कहीं वो था। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि पिछली वैकेंसी में भी, है ना, 150 क्वेश्चन थे,
135 क्वेश्चन भूगोल के थे, 15 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके के थे या मध्य प्रदेश भूगोल के थे। 135 क्वेश्चन में से, भूगोल के 135 क्वेश्चनों में से 123 क्वेश्चन मैंने आज भी पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है, यूट्यूब पर जाकर देख लेना, प्रत्येक सोर्स बताया है, जो मैंने एमपी के नोट्स निकाले थे उनमें प्रत्येक सोर्स में आपको बताया है, तो वो वापस भी बताऊंगा। ठीक है, फिर विद्यार्थी आप सबको मैं वापस अलर्ट कर रहा हूं कि चीजें आपके सामने हैं, चीजें आपको दे दी गई है, चीजें सब कुछ आपके सामने हैं। क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वहीं से बनेगा, बस जहां से पढ़ रहे हैं वहां से ऐसा पढ़ो, इतनी बार रिवीजन करो कि वो गलत नहीं होना चाहिए। बस ये संकल्प ले लो अपने मन में, कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। प्रभावी तैयारी हमेशा ड्यूटी पूरी नहीं करनी है, रिवाइज कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं उसी मेरी बात को कि कभी भी ड्यूटी पूरी करने के लिए तैयारी नहीं करनी है, इफेक्टिवनेस के साथ तैयारी करनी है। जहां पर आपका माइंड अलर्ट हो, जहां आप टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम की डिमांड के अनुसार पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर पाओ, इस अप्रोच के साथ साथियों आप सभी को आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की इफेक्टिवनेस की तैयारी के बारे में बेसिक चीजें, और ये ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है कि मैंने पहली बार बताया, मैं 10 बार 5 बार पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं यहाँ पर टू द पॉइंट कि थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, है ना। भौगोलिक विचारधारा का इतिहास, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, बेस्ट बुक, सबसे छोटी बुक यही है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, माजिद हुसैन साहब की। हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉपर शानदार बुक है, हिंदी में थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी 1-2 बार एफर्ट डालना। फिर भी मान लो किसी को हिंदी समझ में इसकी कठिन लगे, समझ में नहीं आए, तो एच.डी. मौर्य, जो एस.डी. मौर्य साहब की किताब आती है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये एमपीपीएससी के भूगोल के मॉड्यूल फर्स्ट में ये सारे नोट्स में डाल दिया है, जो भूगोल के मॉड्यूल फर्स्ट नोट्स है ना। इस बार, पिछली बार तो हैंड रिटन निकाले थे, इस बार हमने टाइप्ड फॉर्मेट में निकाले ताकि हम एडिट कर सके उसको और संशोधन अच्छे से बेहतर सुधार कर सके। और पिछली बार की तुलना में अब की बार नोट्स जो निकाले हैं ये बहुत कई गुना उसमें सुधार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो देखो ये जो सारी यूनिट है इसका आधा पार्ट फैक्ट आधारित है। ठीक है, और आधा पार्ट जो है ये नीचे वाला, ये पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। ठीक है, एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बहुत अधिक इसमें फैक्ट नहीं है, फैक्ट ऊपर वाले में है। पुस्तकें, सिद्धांत किसने, कौन से भूगोलवेता, रोमन, यूनानी, अरब भूगोलवेता है ना, अमेरिकन भूगोलवेता, ब्रिटिश भूगोलवेता, ये थोड़े से फैक्चुअल है। नीचे वाले सारे कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन आपके नोट्स, क्लास और टेस्ट सीरीज से और नोट्सों के माध्यम से हो जाएगा। आगे चलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। देखो ये भूगोल का कोर एरिया है, यहाँ से नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अधिक बनने की संभावनाएं होती है। ठीक है, इनमें एक ही किताब को पढ़ना है, प्लस एक किताब को और पढ़ना है, वो है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, तो अपने सविंदर सिंह प्लस एनसीईआरटी प्लस लास्ट में रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रामबाण अपने नोट्स। ठीक है, जिसके माध्यम से बहुत बेहतरीन, पिछली बार की तुलना में ये जियोमॉर्फोलॉजी को मैंने इतना सुधार दिया है, आपको पढ़ने में एक तारतम्यता के साथ बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी पूरा कॉन्सेप्चुअल है, फैक्ट बहुत कम है। एक बार क्लाइमेटोलॉजी को ढंग से समझ लिया तो साथियों क्लाइमेटोलॉजी को रिवीजन करने में मात्र 2.5 घंटे लगते हैं, मात्र 3 घंटे लगते हैं, अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो। इसलिए इसको भी आपको सविंदर सिंह से ही करना है। ठीक है, भौतिक भूगोल सविंदर सिंह, जो तीनों इसमें मिल जाते हैं, बाकी नोट से हो जाएगा। प्लस इसमें भी थोड़ा सा जो पार्ट, सारा पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, जो पार्ट एनसीईआरटी में है 11वीं क्लास, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में छोटी सी यूनिट है अपना ओशनोग्राफी, इसमें कुछ फैक्ट भी है और कॉन्सेप्ट भी है, दोनों हैं, बहुत आसान है। डीएस लाल की किताब है, अच्छी किताब है, ला सकते हो, लेकिन फैक्ट काफी डिफरेंस है सविंदर सिंह और डीएस लाल प्लस एनसीईआरटी में, तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए डीएस लाल नहीं लेकर आनी है, वहीं अपना सविंदर सिंह जी जिंदाबाद है। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है। प्लस ध्यान से सुनिएगा, कुछ टॉपिक इसके भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 चैप्टर में पूरा शॉर्ट में समराइज है, एनसीईआरटी से कवर करना है, बाकी अपने नोट्स ही लास्ट में बहुत बेहतरीन है ना, इन्हीं किताबों से बनाकर साथ में आप सभी को दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट है, विश्व की जनसंख्या वगैरह, और बाकी सिद्धांत और मॉडल है, तो वो आसान है। ठीक है, आसान तब है जब अच्छे से समझ लिया हो। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की ये सबसे बेस्ट बुक है आसान भाषा में। आरसी चांदना साहब की भी किताब आती है, आरसी चांदना साहब की किताब की भाषा क्लिष्ट है और उसकी जो प्रस्तुति है वो याद करने लायक नहीं है।
इस किताब की प्रस्तुति, ये एस.डी. मौर्य है ना, शारदा पब्लिकेशन, जनसंख्या भूगोल, इसकी प्रस्तुति बड़ी आसान है, ठीक है, बड़ी आसान प्रस्तुति है, अच्छे से आप सब लोग कवर कर सकते हैं। नीचे आते हैं, नोट्स में सारा जनसंख्या भूगोल कवर हो ही जाएगा, तो इसको अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। जनसंख्या, संसाधन, प्रदेश। अब क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ चीजें देखो, कल्चरल ज्योग्राफी है, तो कल्चरल ज्योग्राफी का केवल एक टॉपिक यहाँ पर है ना, ये दे रखा है कल्चरल रिल्म। तो सोशल कल्चरल ज्योग्राफी पूरा आपके यूनिट टॉपिक में नहीं है, केवल उसका एक ही टॉपिक है सांस्कृतिक प्रदेश। जैसे आरपीएससी राजस्थान वगैरह में देखें है ना, यूपी में, और ये तो सोशल एंड कल्चरल पूरी यूनिट है, यहाँ पे केवल एक टॉपिक है, ये आपको फायदा मिल जाता है। जैसे जनसंख्या भूगोल है तो ये भी बहुत शॉर्ट में है, सारे टॉपिक जनसंख्या भूगोल के शामिल नहीं है। अधिवास भूगोल है तो ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा सेटलमेंट ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। अधिवास भूगोल की एस.डी. मौर्य की किताब आती है, बहुत सुंदर किताब है, ठीक है। एस.सी. बंसल साहब की आती है, बहुत मोटी है, काम की नहीं है, ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सबसे सुंदर किताब है अब तक की जो मैंने पढ़ी है, सबसे बेस्ट किताब है। बाकी नोट्स में इन्हीं कोई शानदार समराइज करके, जब मेरे नोट्स पढ़ोगे ना आप सेटलमेंट ज्योग्राफी को, आप कहोगे कि वास्तव में मजा आ गया, इतनी सरल आपको प्रस्तुति दे दी है यहाँ पर, ठीक है। अधिवास भूगोल, और अधिवास भूगोल देखो कॉन्सेप्ट वाला है और समझने वाला है, ठीक है, बहुत अधिक फैक्ट नहीं है, पूरा अवधारणात्मक है साथियों। एक बार समझ लिया क्रिस्टोलर की थ्योरी, बाद में बार बार रटने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक रटोगे, जब तक एक बार समझ में आ गया बार बार रटने की आवश्यकता खत्म। इसलिए हमेशा चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझने पर फोकस करो, यही प्रभावी तैयारी है ना। रटोगे भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, समझ गए आप है ना कि क्रिस्टोलर की थ्योरी है, तो बारीकियां क्या है, उसकी बारीकियां समझ गए, परास क्या होती है ना, थ्रेशोल्ड क्या होता है, रेंज क्या होती है ना, के नियम क्या होता है, ये अगर समझ गए तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से चीजें आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का डायमेंशंस थोड़ा बड़ा है यहाँ पर। ये जो किताब है सुदीप अधिकारी की, थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसको पढ़ने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके अलावा एक किताब आती है एच.एम. सक्सेना साहब की, ठीक है, एच.एम. सक्सेना, ये लिया ना आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ये काफी बड़ी हो जाएगी। एच.एम. सक्सेना छोटी किताब है, भाषा सरल है, ये बड़ी किताब है, भाषा कठिन है, ठीक है। और बाकी नोट्स में हो ही जाएगा, नोट्स में हो ही जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और बहुत अच्छी यूनिट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, मजा आता है, फैक्ट नहीं है, सारे लगभग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने का। प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन में देखो चीजें आसान हैं, लेकिन इसका कंटेंट एक जगह मतलब संकलित नहीं मिलता है, ठीक है। इस किताब को भी पढ़ोगे तो टू द पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो मिलेगा नहीं। एस.डी. मौर्य साहब की किताब है, ठीक है, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास। ऐसे ही आर.सी. चांदना साहब की भी किताब आती है, प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, लेकिन भाषा क्लिष्ट है, कभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो ये जो इन दोनों किताबों को जो निचोड़ है वो मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है, ठीक है, आपके नोट्स में डाल दिया, तो वहां से कवर कर लेना। किताब लाओ तो भी ठीक है, लाना चाहिए, लेकिन नहीं लाओ तो भी नोट्स से काम चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये इसमें मिल जाएगा। इसमें जैसे सतत विकास के कुछ डाटा वगैरह आंकड़े हैं है ना, वो आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। भारत में प्रादेशिक नियोजन है तो ये ना कुछ 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, कुछ छोटे मोटे टॉपिक यहाँ से भी एक दो तीन दो एक पेज होंगे मुश्किल से, या एक पेज होगा, वहां से कुछ टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में अगली यूनिट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। आर्थिक भूगोल को हमेशा ध्यान रखो, कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकी चीजें हैं, वो एनसीईआरटी से करना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फील्ड जो है मानव भूगोल एनसीईआरटी से करो आप, ठीक है। उसके बाद में किताब पढ़ना चाहो तो आर्थिक भूगोल की एस.डी. मौर्य की अच्छी किताब आती है, वहां से कवर कर सकते हैं, और बाकी इन सब के निचोड़ अपने नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी ये जो अलग अलग प्रखंड है, ठीक है। अब आर्थिक भूगोल यहाँ केवल आर्थिक भूगोल के रूप में सीमित नहीं है, इसमें सारे विषय शामिल हो गए हैं। देखो क्या क्या विषय हैं, एक तो यहाँ पर आर्थिक भूगोल के रूप में अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो सारे आ गए हैं, प्लस यहाँ पर इसमें कृषि भूगोल आ गया है। तो इतनी सारी किताबें आप नहीं पढ़ पाओगे कि कृषि भूगोल की किताब ले आए, आर्थिक भूगोल की ले आए, परिवहन की ले आए, औद्योगिक भूगोल की ले आए, सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो कृषि भूगोल के कुछ टॉपिक हैं, ये देख लिया, साथ में वोन थुनेन का मॉडल है, सस्य संयोजन है, ठीक है, विश्व की कृषि प्रणाली है, एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा देखना इन चीजों को। बाद में संसाधन भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ये इस किताब से हो जाएंगे। उसके बाद में देखो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, वेबर लॉज का उपागम है, फुटलूज इंडस्ट्री है, संसाधन आधारित इंडस्ट्री है, ठीक है, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। और फिर लास्ट में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, तो ट्रांसपोर्ट के भी बहुत शॉर्ट में 2-3 टॉपिक हैं, नोट से कवर हो जाएंगे। कोई अलग से ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी की क्लास मतलब किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। इतने सारे टॉपिक हैं,
एक सेंट्रलाइज वे में आपको नोट्स में मिल जाएगा, बार बार रिवाइज करना। तो ये पूरी यूनिट ही आपको तो यहाँ से कवर हो गई है ना, एक ही नोट से कवर होगी, अलग किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट में 8वां जो यूनिट है वो है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण, देखो एक सरल नोट्स के रूप में आप किताब ये मंगवा सकते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल पेरियार। ठीक है, इससे भी बढ़िया इससे भी सुंदर एक किताब हमने निकाली, लेकिन वो स्टॉक आउट हो गई, उसमें हम थोड़ा संशोधन करके निकालेंगे, समय लग जाएगा, तब तक आप इसको पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखो है वो तो है रामबाण, एनसीईआरटी 11th क्लास। ठीक है, भारत का भौतिक पर्यावरण रामबाण है। ठीक है, भारत के भूगोल के लिए पहले तो इसको अच्छे से पढ़ लो, इतने सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको कवर कर ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर आता है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अभी स्टॉक आउट हो गई, शायद आपको नहीं मिलेगी हमारे पास। ठीक है, हम इसको संशोधित करके निकालेंगे। ठीक है, तो भारत का भूगोल मोस्टली कहाँ से कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी से, बाकी पेरियार से कवर कर लो, और इंडियन ज्योग्राफी निकालेंगे हम बाद में। और सबसे बड़ा दुख जो है विद्यार्थियों का वो है कार्टोग्राफी में, सबसे बड़ी समस्या आप सभी के लिए कार्टोग्राफी है। साथियों, कार्टोग्राफी में जेपी शर्मा साहब की किताब आती है, लेकिन जेपी शर्मा साहब की किताब काफ़ी बड़ी है, एक एक बार वहाँ से कवर आपको करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम आते हैं, देखो क्योंकि यहाँ पर कार्टोग्राफी का भी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है। पहले तो कार्टोग्राफी है जिसमें सारे कार्टोग्राफी के मैप है, टाइप्स है ना, ये सारी चीज़ें, फ्लो मैप वगैरह, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस मेथड वगैरह, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ज्योग्राफिकल एनालिसिस, ये डाइवर्सिफाई है, केवल कार्टोग्राफी नहीं है यहाँ पर। आगे देखोगे तो यहाँ पर स्टैटिक्स भी है, आगे देखोगे तो यहाँ पर जियो स्पेशल टेक्निक्स भी है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, डिजिटल मैपिंग वगैरह। ठीक है, कंप्यूटर अनुप्रयोग और सांख्यिकी विधियाँ भी है। ठीक है, केंद्रीय पर्वतीय के माप, विचलन के माप, मानक विचलन, साधारण और बहुत सहज संबंधी, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर चीज़ें आप सभी के दे रखी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का बेसिक आप सभी को 2 किताबें बता रहा हूँ, पतली पतली, बहुत पतली पतली 2 किताबें हैं। जेपी शर्मा पे बाद में जाना, पहले वो पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी प्रायोगिक भूगोल पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रायोगिक भूगोल। ठीक है, पार्ट 1 11th क्लास एंड पार्ट 2 12th क्लास। ये रामबाण है, ये सारे स्टैटिक्स के पार्ट भी दे रखे हैं, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस है ना, डिजिटल मैपिंग, मानचित्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ये भी दे रखा है। ठीक है, प्रक्षेप और उसके प्रकार भी हैं, और सारी चीजें हैं, मैप और सारी चीजें। तो सारे चैप्टर जो आपके यहाँ से इस कार्टोग्राफी से बन रहे हैं, एनसीईआरटी से कवर करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा शानदार। फिर अपने नोट्स पे जाओ, या फिर नोट्स में मैंने डाल दिया है ना, ये सारे एनसीईआरटी के ही सारे चैप्टर का सरलीकृत करके मैंने नोट्स में भी डाल दिया है। ठीक है, वहां से नोट से भी कर लो, और पहले ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, फिर आप लास्ट में, फिर भी आपकी जिज्ञासा है कि मुझे और एक्सप्लोर करना चीज़ों को, फिर आप जेपी शर्मा में जा सकते हैं। ठीक है साथियों, बाकी क्लासों में मैंने शानदार इसको कराया, बहुत बेहतरीन, उससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, गारंटी के साथ, उससे बाहर कुछ नहीं। तो ये 9 यूनिट जो है वो मेरे हाथ की है। मध्य प्रदेश का भूगोल ये मेरे हाथ का नहीं है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ना मैंने पढ़ाया है, ना पढ़ा है। ठीक है, ये आप सभी को करना है, और आप सभी, मुझे लगता है कि आप सब लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, आराम से इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 9 यूनिट इस प्रकार आपको कवर करनी है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, समझ लेना है इस बात को। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से यही प्रभावी तैयारी का एक रणनीति, एक तरीका, एक वह है। अगर मुझे लगता है कि एक सीरियस गंभीर विद्यार्थी है, वो इस सेशन से, इस पाथ फाइंडर सेशन से बहुत कुछ चीज़ें लेकर जाएगा, है ना, चीज़ें बहुत फास्ट मैंने बहुत बारीकी के साथ बताई है, इस गहनता को मैंने, आप जो मेरा ये सेशन देख रहे हैं, तो एक नोटबुक में या खाली पेज लेके बैठना, जो जो मैंने कुछ की पॉइंट की बातें कही है, उसको साथियों ध्यान में रखना है। अब लास्ट में जब भी आप मेरे नोट्स पढ़ो, चाहे आप प्रमाणित पुस्तकें पढ़ो, कोई भी पुस्तक नोट्स पढ़ो, तो हमेशा ध्यान रखो आप अपने पास हाइलाइटर रखो। ठीक है, ये बच्चों वाली बात है, लेकिन ये रखना चाहिए, हाइलाइटर रखो, हाईलाइट करो चीज़ों को। ठीक है, प्लस मान लीजिए एक पेज रखो, या प्रमाणित पुस्तक पढ़ रहे हो तो, या मेरे नोट्स हैं तो मेरे नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो उस नोट्स में, जैसे मान लो आप जेपी शर्मा पढ़ रहे हो, है ना, जेपी शर्मा पढ़ रहे हो, जेपी शर्मा पढ़ने के दौरान मेरे नोट्स भी हाथ में रखो। आपको लग रहा है कि जेपी शर्मा में ये नई चीज़ है, मेरे नोट्स में नहीं है, तो वहां से एड ऑन कर लो। तो ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स, ऐसे कीवर्ड, है ना, ऐसे हाईलाइट, अंडरलाइन, हर चीज़ में ये करते जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिविजन करो, चीज़ें आपके लिए एकदम सरल हो जाए, बहुत आसान हो जाए।
बस ये सतही तरीका आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुत बेसिक तरीका है, बच्चों वाला तरीका है। लेकिन पढ़ने के दौरान हम क्या लाइब्रेरी में रिलैक्स हो जाते हैं, अपने कमरे में रिलैक्स हो जाते हैं, केवल एक चीज़ हमारे हाथ में होती है ना, थोड़ा सा मंद अवस्था में रहते हैं और ड्यूटी पूरी करते हैं कि यस 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 यस। वो ड्यूटी पूरी करनी है, वो सब लास्ट में करनी है, जब एग्जाम निकट हो, एग्जाम का 1 महीना हो, तब फटाफट नोट्स को रिवाइज करना है, तब ड्यूटी पूरी करनी है कि मुझे 2 घंटे में पूरी जियोमॉर्फोलॉजी देखनी है, 4 घंटे में पूरा मान लो 2 यूनिट देखनी है, ये टारगेट तब होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए तो मेरी तरफ से जो ये मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड आप सभी के पास पहुंच चुके हैं, हमने ऑनलाइन भी जारी कर चुके हैं, खूब सारे विद्यार्थियों ने मंगवा लिए हैं। जो अभी तक वंचित है वो साथियों ये लेपर ये सारे जो नोट्स हैं ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, 2-3-4 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है साथियों, और जो विद्यार्थी कोर्स के माध्यम से अच्छे से कवर करना चाहता है तो तपस्वी 2.0 बैच अपना MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है साथियों, इसके माध्यम से चीज़ें हम कवर कर रहे हैं और काफ़ी फास्ट भी चल रहे हैं अब तो फटाफट इसको हम कवर भी कर लेंगे। ठीक है, और बाकी साथियों जो मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत टेलीग्राम चैनल, इस पे आपको भूगोल महासंगम, मध्य प्रदेश भूगोल महासंगम इंदौर में जो हम करने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का, भूगोल के तमाम विद्यार्थी, चाहे भूगोल के शिक्षक हो चाहे भूगोल के विद्यार्थी हो, सभी का तहे दिल से स्वागत है, ओपन है सभी के लिए साथियों। आप सभी को आना है और इस कार्यक्रम को अच्छे से भव्य और दिव्य बनाना है, आप सभी के हाथों में है। चलिए साथियों, आप सभी का तहे दिल से आभार, थैंक यू, गुड लक। 29 मार्च को हम कहाँ मिलेंगे? इंदौर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में मिलने वाले हैं, इंदौर शहर में, आपके अपने शहर में। थैंक यू साथियों, गुड लक।